साइक्लोट्रॉन तो हमने डिस्कस कर लिया था पूरा, उसमें Yes, हमको ma'am. काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला निकालना था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और रेडियस वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि डिफ्लेक्शन होता है तो कितना रेडियस का वो पाथ लेता है। वो मेरा फॉर्मूला बता दीजिए इसका। वो फिर हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, अगर आपको डाउट है तो। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। और आज जो टॉपिक है वो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर। लास्ट में हमने एक फोर्स का फॉर्मूला किया था, लास्ट लेक्चर में आपको याद हो कि एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है क्यू V क्रॉस B. क्रॉस बी। वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रख रहे हैं या कोई वायर रख रहे हैं जिसके अंदर करंट पास कर रहा है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा। Yes, ma'am. मान लीजिए ये आपके पास वायर है, ठीक है, और इसमें करंट का डायरेक्शन ही है। आपको पता है करंट किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से है, राइट। इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है E इंटू में V क्रॉस B, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। और जो एक करंट मूव कर रहा है, ये ड्रिफ्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के साथ मूव करता है। आपको याद हो एक करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था वीना से, अगर हमने याद किया था, आपको याद हो E N A, और ये जो V था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे जो है इस पे फोर्स निकालते हैं। जैसे हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ, फोर्स का वैल्यू हो जाता है N इंटू में E, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो आप निकाल सकते हो कि टोटल फोर्स कितना निकलेगा, V क्रॉस B। यहाँ N जो हम निकालते हैं, हमारा मान लीजिए जो कंडक्टर है वो इस तरीके से है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ मान लीजिए L है, ठीक है। डीएल ले लीजिए, मान लीजिए छोटा सा हमने एक एलिमेंट किया, इसमें हमको पता है कि N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, जो हमारे पास ये आया ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, NaDl। इसको हम खोल लेते हैं EVB साइन थीटा। फिर ये आपके पास मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल फोर्स जो है वो निकाल लिया हम लोगों ने। फिर हम टोटल फोर्स निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, ये बनेगा आपके पास NaEV। इसको हम इकट्ठा कर देते हैं NaEV, ठीक है। बाकी बचा डीएल का इंटीग्रेशन L हो जाता है इंटू में साइन थीटा। हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ये इस चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, B भी आएगा, E भी आ जाएगा, NeAV क्या आ जाएगा, IL क्रॉस B साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं IL क्रॉस B या B क्रॉस L, L क्रॉस B, L क्रॉस B, ठीक है। L क्या है आप, अच्छा L का डायरेक्शन क्या लोगे, L का डायरेक्शन क्या लोगे, L वेक्टर का, मान लो इसकी लेंथ L है। B का तो मुझे पता है, B का मुझे पता लग जाएगा, मान लीजिए क्रॉस से रिप्रेजेंटेड होगा या डॉट से रिप्रेजेंटेड है या किसी सर्टेन एंगल पे दे रखा होगा। थीटा क्या है, परपेंडिकुलर होगा ना वो तो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे हो तो आप L जो वेक्टर है और B जो आपके पास डायरेक्शन होगा B का, उसके बीच में आप करंट की डायरेक्शन में लेंगे एल। क्या लेंगे बेटा, हम करंट की डायरेक्शन में लेंगे एल। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन अगर आप देखना चाहें फोर्स का, डायरेक्शन किधर होगा, कैसे देखें, सिंपल रूल है। हम लोग सारा जो भी अब तक कर रहे हैं वो राइट हैंड रूल से कर रहे हैं। आपको याद हो इस चार्ज के ऊपर जब हम निकाल रहे थे फोर्स कितना है, तो आप क्या कर रहे थे, बी की डायरेक्शन में आप अपना फिंगर्स को प्लेस कर रहे थे और वी की डायरेक्शन में चार्ज का जो मोशन था उसकी डायरेक्शन में आप अपना थंब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपका जो पाम था वो फोर्स दे रहा था। सेम टू सेम चीज यहाँ है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अब थंब करेंगे और बी की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स करेंगे और जो आपका पाम है वो क्या देगा, फोर्स अपवर्ड। कंडक्टर के ऊपर लग रहा होगा। क्लियर है सबको, तो एक बार एक जगह पे सारे लिख लेना, क्योंकि हम सारे जो है राइट हैंड रूल से करते हैं, क्योंकि जो फ्लैमिंग लेफ्ट और राइट वाला है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करंट, इधर आपको फोर्स मिलेगा और ये बी। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, आगे चले। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल क्रॉस बी। एक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्यू वी क्रॉस बी, डायरेक्शन दोनों में ही हम इसी तरीके से लेते हैं, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, अगर मेरे दोनों वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है और एक दोनों वायर्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो अट्रैक्टिव किस में होता है, सेम वाली है। यहाँ दोनों वायर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ दोनों वायर्स रिपेल करते हैं। कैसे रिपेल करते हैं। कैसे बताओ, यहाँ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कैसे निकालूं मैं, ये नंबर 1 ले लो, ये 2 ले लो। बाहर की तरफ निकल रहा है। यस, तो आप क्या लेते हैं, अपने जो ये कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, इसको आप अपने हाथ में पकड़ते हैं। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आपके थंब से मिलता है, जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं जिस भी पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ निकालना चाह रही हूँ, मेरा एक्स पॉइंट इस वायर के ऊपर है, तो इसमें आपको पता लग रहा है कि बी किस तरफ जाएगा, इनवर्ट जाएगा। इनवर्ट। ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वी के आई की डायरेक्शन में आप क्या लेते हो, अपना फिंगर्स और फोल्ड करते हो उसको बी की डायरेक्शन की तरफ। एल क्रॉस बी बोल सकते हो आप, एल की तरह करंट की डायरेक्शन में और बी की तरफ आप फोल्ड कर रहे हो, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ऐसे। यस मैम। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ऐसे ही सेम अगर आप इसकी वजह से यहाँ देखेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो हम बोल सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन दोनों वायर्स पे लग रहा है, अगर दोनों में सेम तरफ करंट जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अगर यहाँ हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड आप करके देख सकते हैं अपने हाथों से, इसको पकड़े और आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, यहाँ मैं देखूं तो इसमें आपके पास किधर जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी अंदर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो अगर आप बाहर की देखेंगे तो तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है बाहर, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, यहाँ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ऐसे आएगा। आप करके देख सकते हैं, इसमें दोनों समझ में आ गई ये बात। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, याद है किसी को, फोर्स F by L कितना होता है बेटा, न्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi d। म्यू नॉट बाय 4 पाई। मान लीजिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो I1 I2 बाय में जो इनके बीच का सेपरेशन है ये मान लो D है, बाय में D। इसको याद रखेंगे, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए आपका डायरेक्ट। मैम ऊपर मल्टीप्लाई 2 भी आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 2 होगा। ठीक है, क्लियर, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय में D। क्लियर है सबको? आगे चलिए। यस मैम। ओके, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये मान लीजिए एक लूप है जिसमें करंट जा रहा है ऐसे। डायरेक्शन बताओ मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, किधर होगा और इसका वैल्यू क्या नेगेटिव होगा? टू पॉजिटिव। कौन सा नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव कहाँ है? इनवर्स डाउनवर्ड। अच्छा, पहले ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। NIA। नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो NIA। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो सिंपली IA। एक लूप अगर है तो IA। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, या तो आप एरिया वेक्टर ले सकते हो। ठीक है, और जब हम 2D सर्फेसेस की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर तो हमारे हाथ में, हम किस तरफ ले रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोल कीजिए, तो जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दे देगा। राइट हैंड यूज करना है डायरेक्शन के लिए। क्या करना है आपको, ये आपके पास आपको क्या करना है, फिंगर्स को रोल करना है। कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स। समझ में आ रही है ना हैंड राइटिंग? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो आपको थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। हाँ, तो यहाँ पर किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्लियर है?
चले आगे। इसके अंदर कुछ चीजें और है, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आगे क्या टॉपिक है, यही है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बता सकता है कोई? यस मैम, हाफ EVR आता है। बिल्कुल सही, हाफ EVR। एक इलेक्ट्रॉन मूव करे तो आप कह सकते हो ना करंट मूव कर रहा है, करंट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो है वो करंट चलता है। और ये मान लीजिए इसका रेडियस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो m आपको पता है क्या होता है, I इंटू ए। इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, करंट हमको निकालना है ना। करंट, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो हम इसको E इंटू में F भी लिख सकते हैं, 1/t ही रख लो आप, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। E कितना हो जाएगा, सॉरी T कितना हो जाएगा, 2πr/t। 2 पाई आर बाय में V। यस आर मैम। से आर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, कितना बचेगा, हाफ ERV। यही बन गया अपना। समझ में आया कैसे करना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। हाफ ERV, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, R इज रेडियस ऑफ दैट लूप जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, और V जो है स्पीड कह लो आप उसकी, जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर है सबको? रिपीट कर दे। रिपीट कर देते हैं भाई। देखो मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से, करंट जब एक लूप में चलता है, ठीक है। अच्छा, हम इसको डायपोल क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कि जब हमारे पास ऊपर से हम इस लूप को देखते हैं, मान लीजिए आप इधर से देख रहे हैं, ये आपके आई है, आप इधर से देख रहे हो, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? अब मान लीजिए ये आपको ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना। क्लॉकवाइज को हम क्या, कौन सा पोल लेते हैं? क्लॉकवाइज को हम कौन सा पोल लेते हैं बेटा, साउथ, साउथ पोल। और इसी को अगर मैं नीचे से देखती हूँ तो ये नॉर्थ। तो ये एक लूप डायपोल की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है। समझ में आया? तो ये डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। आपका जो पर्सपेक्टिव आप देख किधर से रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने देखा भी है, आए हुए हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि किस तरफ आपके पास क्या डायरेक्शन होगा, किधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो हम प्रैक्टिस करेंगे तब देखते हैं। मैम अपने पिछले वाले स्लाइड में डायरेक्शन का कैसे बताया था? वो तो मैंने ले लिया था ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डायरेक्शन है करंट का। तो करंट के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या निकाले हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि M इज इक्वल टू IA, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब करंट कैसे निकालोगे? करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम ही होता है ना, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं एक टाइम पीरियड, मतलब एक उसका जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें जो टाइम है वो T मान लो, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E मान लो, तो ये करंट हो गया। ये आपने E/T पुट कर दिया, एरिया की जगह आपने पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। T को आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस बाय में स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन ने सर्कल में मूव किया है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सर्कमफ्रेंस, तो हो गया 2πr डिवाइडेड बाय में v। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, हाफ ERV। क्लियर है अभी सबको? क्लियर? यस मैम। अब आता है रिलेशनशिप विद एंगुलर मोमेंटम क्या है। M और L का जो रिलेशनशिप है, M बाय में L आपके पास आता है E बाय में 2M फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, कोई और चार्ज होता तो E की जगह Q आ जाता, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज होता है, E की जगह Q आ जाता, Q/2M। अब ये निकला कैसे, सेम L का आपको फॉर्मूला याद हो, मान लीजिए यही आपके पास चार्ज घूम रहा है एक लूप के अंदर, इस तरीके से ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो L, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस P, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R क्रॉस MV। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। M आप बाहर ले सकते हो और अंदर बच गया आपके पास R क्रॉस V। अब आगे क्या करें बेटा, डायरेक्शन बताओ, R क्रॉस V। R किधर है आपका, R किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे ये डायरेक्शन है, और V हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको MRV लिख दूं, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है सबको? मैम फिर से बताओ। क्या है बेटा, ये लूप है, देखो ये ऐसे लूप है, इसका रेडियस है ये, और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उसका स्पीड देखना है या वेलोसिटी देखना है तो आपको पता है किधर आएगा, इसके बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये 90 Yes, डिग्री का ma'am. एंगल बनता है।
ये आर हो गया, ये वी हो गया। तो आर क्रॉस वी यानी आर वी साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो साइन 90 इज 1, तो एम आर वी बच जाएगा आपका, दिस इज एल। और एम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना आया था हाफ ई आर वी, एम क्या आया था आपके पास हाफ ई आर वी। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, क्या ये नहीं आ रहा बताओ जरा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट कर लीजिए, क्या आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, m by l इक्वल्स टू e by 2m। मैम अपने सेकंड स्टेप में आपने आई कैसे लिख दिया आर की जगह? यहाँ ये अच्छा। एंगुलर मोमेंटम है बेटा। सेकंड स्टेप कहाँ ये, आपने पी जैसे मोमेंटम का तो लिखा है एम वी और आर की जगह आई लिख दिया ना। नहीं ये आर है, ये मेरा आर में समस्या रहती है सभी बच्चों को, देखो आर है ये तो, ठीक है। नहीं मेरा आर मेरे को ही, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी अगर मैं मेरे नोट्स पढ़ूंगी ना, मेरा आर ऐसे है, ऐसे करके ऐसे लिख के बताओ, ये ई आई आर कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। तो थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो ये आपके पास क्या है आर क्रॉस बी, एम बाहर आ गया कांस्टेंट है, तो और ये बाद में हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो एम आर बी हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो आपके पास सेकंड बाय फर्स्ट अगर आप कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन रेशो पे, ई बाय एम पे या इस तरह का बन सकता है। तो ई बाय में 2m। क्लियर? तो रिलेशनशिप विद एंगुलर मोमेंटम हो गया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो गया है। दो अगर वायर्स आपने रखा है पैरेलल, उनमें डायरेक्शन किस तरफ है करंट का, उसके हिसाब से फोर्सेस हमने किया इसके ऊपर। इन सभी टॉपिक्स पे काफी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं। अब हमारे पास आता है टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा आप लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, टॉर्क एक डायपोल के ऊपर लग रहा था, फॉर्मूला याद है? P sin theta. sin alpha. Yes. Cos E. कितना था टॉर्क, कितना था बेटा? P क्रॉस E, ऐसे ही था ना, P साइन थीटा। ऐसे ही हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये क्या हो जाता है m cross M b cross एन आई बी M साइन थीटा क्रॉस b B, यानी कि M B साइन थीटा। M का डायरेक्शन और M और B, देखो M का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, अपना राइट हैंड रूल यूज करके अपने फिंगर्स को कर्ल करें लूप की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ देखो लूप आएगा, हर जगह लूप है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, आपको थंब से M का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो M और B के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये फॉर्मूला आप एनालॉजी से अगर देखेंगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा। आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? p cos theta बन गया। P डॉट E, यही था ना, ये हो गया P E कोस थीटा, और एक माइनस साइन भी आता था, माइनस P E कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि जो ये मान लीजिए किसी भी एंगल पे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और ये आपके पास डायपोल है, ये एंगल थीटा बनाता है P और E के बीच में। P का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज एक डायपोल का डायरेक्शन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ P और E के बीच में आप एंगल देखते हैं, ये मान लीजिए मेरा 30 डिग्री पे है, और फिर मैं उसको 60 डिग्री पे घुमा देती हूँ, मतलब ये मेरा जो फाइनल एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, मान लीजिए U60 माइनस में U30, तो 60 के लिए आप यहाँ पुट करते हैं, 30 के लिए पुट करते हैं, और डिफरेंस करके निकाल लेते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लूप, एक लूप है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस m डॉट b, दिस इज माइनस m b cos थीटा। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस करे थे। अगर मान लीजिए मैं वैल्यू लेती हूँ एंगल्स की 0 और 180, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180, इनमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? 0। ये आपके पास स्टेबल है, आप इसको देख भी सकते हैं, जैसे 0 पुट करेंगे तो माइनस पीई आएगा, और 180 पुट करेंगे तो प्लस पीई आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है वो चीज स्टेबल होती है। तो ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेम टू सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
अगर हमारे पास 0 होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो आपके पास नेगेटिव आएगा, और जब 180 आप पुट कर रहे हो तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कौन सा स्टेबल हो गया, जो 0 वाला है, और 180 वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्लियर है सबको ये चीज? ओके। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से थोड़ा मैं आपको थ्योरी से समझा देती हूँ क्या है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है सबको, एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, मेजर करता है वेरी स्मॉल करंट इन अ सर्किट। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अभी ये एक गैल्वेनोमीटर? आपको मैंने जब ये चीज कराया था, पोटेंशियोमीटर और ये सारे डिवाइसेस मैंने जब कराए थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल होता है, उसके अंदर एक करंट मूव कर रहा है, उसकी वजह से एक कॉइल घूमता है, जिससे उस कॉइल के साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होता है। जैसे ही वो कॉइल घूमेगा ड्यू टू करंट, वो पॉइंटर आपको एक रीडिंग दे देता है कि इसमें इतना करंट है, ठीक है। तो वो अब घूमेगा कैसे, घूमेगा कैसे, कभी हमने किया कि कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क कैसे लगेगा, जब एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप के 2 पोल्स लगाए जाते हैं, उनके बीच में कॉइल होता है, और कॉइल को हम एक कोर से सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम उस कॉइल को रैप करते हैं, और 2 सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेते हैं, और जब करंट उस कॉइल में दौड़ाया जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, मूव करेगा तो जिस पॉइंटर से अटैच्ड है उससे आपको रीडिंग मिल जाता है। ये इसका छोटा सा मतलब एक प्रिंसिपल है कि काम कैसे कर रहा है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब टॉर्क फॉर्मूला हम देख चुके हैं, टॉर्क क्या, एम क्रॉस बी। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन m एंड b, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है। और नंबर ऑफ कॉइल्स अगर है तो n, और ये आपके पास m को ये मैंने कैसे पुट कर दिया, IAB, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पुट कर दिया बेटा, IA। ये क्या है, m का वैल्यू IA। क्लियर है सबको? यस मैम। उसके बाद देखो, अ कॉइल विद मेनी टर्न्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी बताया आपको, करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द कॉइल। जो भी आपने मेजर करना आपने कॉइल में उसको दौड़ा दिया। कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड रोटेट और डिफ्लेक्ट। वो एक टॉर्क आएगा, ये डिफ्लेक्शन हम लोग स्केल पे देखते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी चीज को आप ऐसे मरोड़ रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा, एक आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है आप उसमें रीडिंग्स चेक करो, करंट आए जा रहा हो, बढ़ती जा रही, कहीं तो रुकेगी। तो वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क पिक्चर में आ जाता है। और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये देखो, ये एंगल थीटा और ये फाई में कंफ्यूज नहीं होना। थीटा किसके बीच में है, एम और बी के बीच। M और B में ये जो फाई है वो डिफ्लेक्शन है, कि वो अपनी पोजीशन से कितना ऐसे घूमी है, ये फाई है। ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रीडिंग है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन है। तो करंट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना टॉर्क है उतना आपके पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन है या नहीं? और उसी हिसाब से रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता चला जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसा आता है जब ये रिस्टोरिंग टॉर्क और जो आपके पास ये वाला कॉइल वाला जो टॉर्क है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, वहां पर आपका जो पॉइंटर है वो रुक जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन को हम यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, रेडियल फील्ड बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया आपको सिलेंड्रिकल पोल लेना है, ऐसा पोल नहीं लेना आपको, ऐसे कुछ इस तरीके के पोल्स लेने होते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, हमारे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए करते हैं, कि ये जो थीटा जो सेटअप कर रहे हैं हम लोग एम और बी के बीच में, हम इसको वैल्यू 1 करना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फोकस करना चाहते हैं डिफ्लेक्शन के ऊपर। तो थीटा को 90 करने के लिए ये 2 चीजों का इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ सिलेंड्रिकल पोल मैग्नेट्स और सॉफ्ट आयरन कोर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर फिर वो कॉइल्स, जो एक वायर को लपेटा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम टॉर्क मेजर कर रहे हैं। तो ये चीज तो हमने देख लिया। अब रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू होता है C इंटू में 5, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड कर रहा है पहली बात तो किस पे, डिफ्लेक्शन कितना है, आप उसको घुमा कितना रहे हो, रोटेट कितना कर रहे हो। तो वो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है C, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। अब C5, अब सिचुएशन क्या है, कब रुकेगा, जब आपके पास जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो आपके कॉइल पे टॉर्क लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो इक्वल हो गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। ये वाला क्या था हमारे पास, NIAB साइन 90 हमने क्या ले लिया, 1 साइन 90, हमने थीटा को क्या कर लिया 90, तो NIAB इक्वल्स टू C5। I निकल जाएगा यहाँ से, C5 बाय में NAB, तो C बाय में NAB को हम लोग K पुट कर देते हैं, ठीक है। वेयर I मोर
फाई मोर, मतलब जितना आई करंट होगा उतना फाई ज्यादा होगा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया ना, मोर आई मोर फाई। क्लियर है? यहाँ से के, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी से। करंट सेंसिटिविटी क्या है? कि थोड़ा सा करंट आए और डिफ्लेक्शन दिख जाए। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? कि वो सेंसिटिव है टू करंट, थोड़ा सा करंट और डिफ्लेक्शन ज्यादा। निकालते कैसे हैं? फाई बाय आई, फाई बाय आई। आई हमने अभी निकाला कितना है? के फाई, फाई से फाई कैंसिल, 1 बाय के। के का वैल्यू कितना था? सी बाय में एन ए बी, तो यहाँ पे के का वैल्यू रख दिया सी बाय में एन ए बी। क्लियर है? तो एन ए बी बाय सी। अब मुझे बताओ सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाओगे? डिफ्लेक्शन बाय करंट, छोटा सा करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल जाए, कैसे बढ़ाओगे? एन बढ़ा लो, ए बढ़ा लो, बी बढ़ा लो, सी कम कर लो। क्वेश्चन इस पे बनता है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर कैसे? एन को इंक्रीज कर सकते हो, ए को कर सकते हो, बी को कर सकते हो, सी को कर सकते हो। तो जनरली सी, यानी कि ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल क्या ले रहे हो। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता है कॉइल जो बन रही है उसके लिए। तो यहाँ पर सी उसका काफी छोटा है इसलिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा सकते हो, एरिया, और देखो एरिया बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो इससे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बल्कि बनता है। तो हम बी को बढ़ाना प्रेफर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? यस मैम। फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, 5 बाय में वी। वी क्या होता है? आई आर। अब आई का वैल्यू अगेन पुट कर दिया के 5। ठीक है, यहाँ से 5 कैंसिल, 1 बाय में के आर। अब के का वैल्यू मुझे पता था, सी आर बाय में एन ए बी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, एन ए बी बाय में सी आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब वही सेम चीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो? एन बढ़ा सकते हो, ए बढ़ा सकते हो, बी बढ़ा सकते हो, डिवाइडेड बाय में सी आर। सी हम जनरली वो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसका वैल्यू सी कम आए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। इस पे मैम अगर एन बढ़ाएंगे तो आर भी तो बढ़ेगा। एन बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। हाँ जी बेटा, बढ़ेगा। तो मैम ये तो कांस्टेंट ही रहा फिर। नहीं बढ़ेगा मैम, क्यों नहीं बढ़ेगा? एन बढ़ाएंगे तो आर घटेगा ना। टर्न्स बन रहे तो टर्न्स के लिए आर कैसे बढ़ेगा? उसी के ऊपर ऊपर जा रहा है ना। तो नहीं, फिर अब वो इस तरीके से बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो लेंथ है वो बढ़ जाता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई हो गया। फिर क्यों नहीं अच्छा, रेजिस्टेंस बोल रहे हो? बढ़, एन ए बी बाय में सी आर। तो मैम हम मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ाना या प्रेफर तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ही करते हैं, क्योंकि अगर आप एन बढ़ाते हो तो आपका जो क्या बोलते हैं, बल्कि हो जाता है, सिस्टम बल्कि हो हो जाता है। जाएगा। तो हम लोग प्रेफर बी को करते हैं। बाकी मैं चेक करके बताती हूँ आपको, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया, आप भी सोचिएगा, बताइएगा मेरे को। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया ना। फिर मान लीजिए मैं आपको 10 का नहीं, फिर फायदा नहीं फिर उसको, चलो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन हर्ट्स। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। A straight wire of length 0.5 meter and carrying a current of 1.2 ampere placed in a uniform magnetic field of induction 2 Tesla. Magnetic field is perpendicular to the length of wire. The force on the wire. सभी बच्चे निकालेंगे। ये मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर। निकाल रहे हो सभी? 1.2 न्यूटन। 1.2 न्यूटन। क्या फॉर्मूला यूज किया बेटा? F इक्वल्स टू मैम BIL sin थीटा। IBL साइन थीटा। थीटा आपके पास 90 डिग्री नॉट ऑलरेडी गिवन है, और F इक्वल्स टू IBL वैल्यू पुट करना आपको। किसी को इसमें कोई डाउट? 1.2 इंटू में B 2 L कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 1.2 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए ये कीजिए। क्लोज लूप PQRS carrying a current is placed in uniform magnetic field if the magnetic forces on segments PS, SR and RQ are F1, F2, F3 respectively and are in the plane of paper and along the direction shown. A force on the segment QP
कितना होगा? रोहित का आ गया डी, बाकी बच्चे? इसमें डी लग रहा है। लग रहा है नहीं, बताओ कौन सा? मैम डी ही होगा। अच्छा, क्यों होगा डी खुशी? मैम जो पीएस है और क्यूआर है मैम, यहाँ पे फोर्स तो रिपल्सिव है, तो हम्म, जो इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो तो F3 माइनस F1 हो ही जाएगा। हम्म, और जो F2 जो फोर्स है, अब उसका वो फोर्स और जो पैरेलल लाइन की वजह से मतलब हाँ पैरेलल लाइन की वजह से जो आया है, उन सबको जब रिजल्ट मतलब ऐड करेंगे तो फाइनल यही आएगा। देखो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि अगर मान लीजिए लूप है आपके पास, ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला लेते हैं ना, आई एल क्रॉस बी, एल जो है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं इस पॉइंट से शुरू होके मेरी वायर ये है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर ये मेरा कंडक्टर है, ये करंट जा रहा है, तो मैं फोर्स निकाल सकती हूँ क्या? आई एल क्रॉस बी। अब मेरे लिए समस्या हो जाएगी यहाँ पर चेक करना, एल और बी, देखो एल अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं कि एल जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, और आप ये सॉल्व करते हैं F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अब जब आप लूप की बात करते हो ना, तो लूप के केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है, जहां से शुरू किया आपने वहां खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि इसका नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एफ नेट क्या हो जाता है? जीरो। तो आप कह सकते हो कि एफ जो है क्यूपी प्लस में F1 प्लस में F2 प्लस में F3 ये इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है। इन सबका सम जो है, वेक्टर सम जो है वो जीरो आएगा, पहली बात। तो अब यहां से आप देख सकते हो एफ क्यूपी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ F1 प्लस में F2 प्लस में F3। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछती तो आपका आंसर होता है ये, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है? उसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा, आपको आंसर्स में दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड है, तो अब मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या है? अभी देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका लेंथ भी ज्यादा है, यस मैम। तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा है, तो यानी कि F3, आप नेट अगर देखो यहाँ F3 माइनस में F2 लगेगा इस डायरेक्शन में, F1, और F2 जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि F3 माइनस में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस 90 जीरो हो जाएगा, ऐसे आंसर आएगा। क्लियर? तो लूप्स का क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो हो जाती है तो नेट फोर्स जीरो आएगा, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो भी हम करते हैं। तो आगे चलें, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके। अब जैसे ये फाइंड द फोर्स ऑन कंप्लीट वायर, आप कर सकते हो अलग अलग। मेथड 1 क्या है? यही है कि आप 4 मीटर वाले के लिए निकालो, ठीक है, और 3 मीटर के लिए निकालो, एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर आ जाएंगे, ऊपर वाली वायर की वजह से, नीचे वाली वायर की वजह से, और रिजल्टेंट निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है? मैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लेती हूँ, उनके बीच में क्या है? 5। जीरो। 5 नहीं, जीरो नहीं है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ये देखो इनिशियल पॉइंट ये है, मान लो करंट ऐसे ही जा रहा है आपके पास, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ट्राइंगल बन रहा है, ये 5 हो जाएगा। अच्छा, फोर्स क्या हो जाएगा? अब ले लो F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो अब कैसे करें? एल बी, ये 90 डिग्री है, देखो लेंथ आप वही लोगे, जैसे मान लो कोई भी डायरेक्शन ले लो, मान लो मैंने ये लिया ना, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, करंट के डायरेक्शन में लेंथ का डायरेक्शन हो गया। तो एल क्रॉस बी की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप देखोगे कि दोनों 90 डिग्री में, एल कैसे आपके पास ऐसे है, और बी आपके पास क्या है? नीचे की तरफ है, तो एल और बी में क्या एंगल हो गया बेटा? 90। तो आई एल बी, जिसके अंदर लेंथ मैंने निकाल लिया कितना है? 5, तो 5 आई बी इज द आंसर।
डायरेक्शन वगैरह पूछा होता तो हम बात करते कि किस तरफ लग रहा है उसमें डायरेक्शन। क्लियर है सबको कैसे करना है ये? यस मैम। चलो फिर ये बताओ, फाइंड द फोर्स ऑन ईच लूप। मान लो यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, सेंटर वाले का बताओ पहले। मैम एक बार पिछले वाला साइड दिखाना। हम्म। ओके मैम। 5 पता ना कैसे है, पाइथागोरस यूज किया। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, लूप प्रॉब्लम है, फाइंड फोर्स ऑन ईच लूप। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो गया? 0 तीनों ही केसेस में, यानी फोर्स Yes, तीनों ma'am. ही केसेस में 0 हो गया। पहली बात कितना आएगा इधर भी? 0 0 0। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कैसे निकाल रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट लेंथ आप समझ लीजिए, मान लीजिए ए बी सी आपके पास लूप हो गया ना। लूप अगर सर्कल है, लूप है, तो आप समझ सकते हो यहां से अगर करंट शुरू हुआ है तो यहीं पर करंट आ गया। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत का पॉइंट और आखिरी का पॉइंट सेम बन रहा है। तो लूप कंप्लीट की अगर आप बात करो तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना हो गया? 0। ओके। तो सब में 0 0 0 आंसर बन गया। अब मुझे ये Yes, बताओ ma'am. कि किस में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और किस में एक्सपेंस यानी एक्सपेंड करने वाला फोर्स लग रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए तीनों में मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देती हूँ इनवर्ड से। कैसे चेक करते हैं? फिर वो आप चेक कर सकते हो अलग अलग लेंथ के ऊपर। देखो एल क्रॉस बी, इसमें फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ देखेंगे तो आई की डायरेक्शन में एल होता है, एल क्रॉस बी, तो इस पे भी फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और इस पे भी बाहर की तरफ लग रहा है, तो एक्सपेंड करना चाह रहा है ना। यस मैम। नेट Yes, 0। ma'am. पर बताओ किसी भी पॉइंट पर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो Expand ही है। की डायरेक्शन में एल क्रॉस बी, ये भी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हर जगह हर पॉइंट पर आप देखोगे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये भी एक्सपेंड वाला केस हो गया। ये वाला Expand ही है मैम। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो सकता है किसी पर्टिकुलर उसके अंदर कंप्रेस भी कर मैम रहा बट हो। एफ नेट तो तीनों में 0 होगा ना? हाँ, एफ नेट तीनों में 0 होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देती हूँ यहाँ पर। अब बताओ मुझे इस पे फोर्स किधर लगेगा? हम तब अंदर की तरफ लगेगा। तब ये क्या हो जाएगा आपके पास? कंप्रेस वाला। तो ये थोड़ा सा आपको डायरेक्शन लेना आना चाहिए कि क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के अगर पूछना चाहे तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो आ जाएगा कंप्रेस। क्लियर सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा। चलिए, ये प्रॉब्लम एक बच्चे ने मुझे भेजा भी था, तो आज समझ में आ गया बेटा अगर वो क्लास में माइनस है था ना। हाँ जी, आपने भेजा था यस मैम। प्रशांत। भास्कर बिस्ट। अच्छा भास्कर। The square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in a plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms of the loop is. तो सभी आर्म्स पे लगने वाले फोर्स का सम इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया? करो एक बार लगा के देखो। क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर करंट लूप इज सस्पेंडेड इन a uniform magnetic field। मान लो ये फील्ड है और इसमें आपके पास एक लूप रखा है। ठीक है, इसमें करंट मूव कर रहा है आई, तो आप देख सकते हो इसमें फोर्सेस लग रहे होंगे आई क्रॉस बी। अगर मैं बात करूं तो आई क्रॉस बी फोर्स किधर लग रहा है? ई क्रॉस बी फोर्स है इधर। ये सब ऐसे लग रहे होंगे। मान लो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया और ये F4 हो गया। जिनमें से एक इन्होंने बोला अपना माइक ऑफ करिए सभी बच्चे। बेटा अपना माइक ऑफ करो। हाँ, कौन कर रहा है भाई? शगुन। हाँ जी, तो आपके पास F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल्स टू 0, जिसमें एक दे रखा है F। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो माइनस ऑफ F प्लस में F2 प्लस F3 प्लस F4 वेक्टर फॉर्म में है ये।
इक्वल्स टू 0। तो अब इन तीनों का सम पूछा है, रिमेनिंग 3 आर्म्स में कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो F2 इक्वल्स टू, सॉरी F दे रखा है, F2 प्लस में F3 प्लस में F4, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो माइनस F इज द आंसर। चलिए आगे चलिए, फिर ये कीजिए, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग करंट I along the same direction as shown in figure, magnitude of force per unit length on the middle wire of the wire B is given by, force per unit length निकालिए सभी बच्चे। देखो पहले तो आप जब भी ऐसे 2 या 3 वायर्स आपको दे रखी हो तो आप पहले देखो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, दोनों का देखो डायरेक्ट, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो तीनों में फोर्स क्या लग रहा है? Attractive. अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो कि आपके पास कैसे बनेगा, क्या बनेगा, करो। अगर जैसे बी पे निकालना है ना मुझे, तो इस वायर की वजह से इसकी तरफ फोर्स लगेगा एक इधर, और इस वायर की वजह से एक फोर्स लगेगा इस पे इधर, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। तो मैं निकालना किस पे चाह रही हूँ, मैं इस पे निकालना चाह रही हूँ, तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मान लो इस पे फोर्स F लग रहा है और ये फोर्स F लग रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा? √2F। Yes, ma'am. यस मैम। 90 डिग्री का एंगल है, तो अब बताओ F का वैल्यू कितना होगा? इन्होंने पूछा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है। मान लो ये वाला जो फोर्स है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर लग रहा है, और ये जो पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला था F बाय में L कितना था बेटा? यहाँ पे A है, ये F बाय A, Upon 2 pi d. नॉट बाय में 4 pi. I1 I2 2 बाय में कितना था? 4 पाई डी। 4 pi. 4 पाई, 4 पाई था पक्का। Yes, ma'am. Yes, 1 GD. ma'am. 4 पाई डी। बाय में D, जो उनके बीच का दूरी है ये A है, और ये जो लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ वायर होता है। हम इसको F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मेंशन कर रहे थे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अच्छा ये बताओ क्या दोनों में फोर्स सेम नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने Yes, बोला same. तीनों में जो करंट है वो सेम जा रहा है, यानी I1 Yes, I2 I3 तीनों सेम है, तीनों के बीच में सेपरेशन भी सेम है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस, तो √2F, तो मैं लिख सकती हूँ जो नेट फोर्स निकलेगा √2 म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 I1 I2 बाय में A। I1 I2 same. I1 I2 I1 आप क्या कर सकते हो, I स्क्वायर, वाई। ये आ जाएगा I स्क्वायर, I स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I स्क्वायर बाय में √2A, ये आंसर है। क्लियर है? अब ये तो हमने तब कर दिया सेम जब हमारे पास करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस अलग अलग होते तो फिर आप रिजल्टेंट निकालते, एक निकालते फॉर्मूले से दूसरा निकालते और फिर रिजल्टेंट निकालते। एक pi A pi. √2 pi A. हाँ पाई बेटा, पाई में आएगा। क्लियर है सबको? हाँ Yes, जी, ma'am. Yes, ma'am. चेक कर लेते हैं हाँ जी यही है √2 पाई A। चलो ये करो फिर, अ स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I, the net force on the loop। मैं थोड़ा फिगर बना देती हूँ इसका। ये मान लो आपके पास है स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसके साथ कोप्लानर है एक ABCD स्क्वायर लूप। ये मान लो ABCD, लेट्स से ABCD, जिसमें करंट दौड़ रहा है ऐसे। इसमें है I करंट, इसमें है I करंट लूप में, और वायर में है कैपिटल I करंट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका है L/2, और ये जो लेंथ है ये है L। स्क्वायर की साइड कितना है F, और करंट के डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया है। अब निकालना है आपको नेट फोर्स ऑन द लूप कितना लगेगा। सभी बच्चे निकालें, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपकी सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है।
अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप लोग? क्या चेक, फोर्स चेक करना है ना आपको। यस मैम। फोर्स ऑन वायर तो पता है आपको, आई एल क्रॉस बी। बी पता है आपको किधर लग रहा है? एल तो ठीक है, आई भी ठीक है। इनवर्स जा रहा है। यस, तो सबसे पहले चेक करेंगे आई। तो आप वही सेम चीज, कंडक्टर को पकड़े, करंट की डायरेक्शन में थंब, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनवर्ड, हर पॉइंट पर किधर है? इनवर्ड। और जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा कम। दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक कम। फील्ड आपके पास क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है दूर जाने पर कम है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, सॉरी हाँ यस, डायरेक्शन हो गया है इनवर्ड्स। ठीक है, अब एल क्रॉस बी कर लो, इस पे फोर्स किधर लगेगा? बीसी लेंथ के ऊपर, ऐसे बाहर बाहर, इस पे बाहर, इस पे भी बाहर, और इस पे भी बाहर। नंबरिंग कर लेते हैं इसका। फर्स्ट वाला F1, F2, F3 एंड F4। अब बताओ कौन सा कैंसिल हो रहा है? मैम F2 F4 ए कैंसिल बी है। और डी सी। यस, AD और BC। F2 और F4 वाला जो फोर्स है वो आपका इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल है। आपका सवाल हो सकता था मैम मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह पे अलग अलग है, अगर यहाँ पर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का वैल्यू आता है, यहाँ पर भी तो उतना ही आएगा। हाँ डिस्टेंस सेम है। या डिस्टेंस आपके पास दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है। ठीक है, और ये वायर का जो लेंथ है वो ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये आपके दोनों जो फोर्सेज हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। F2 और F4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब F1 और F3 की बात करें, कौन सा बड़ा है? F1 बड़ा हुआ। यस, F1 माइनस F3 निकालो कितना होगा? F1 माइनस F3, ये आपको निकालना। निकालिए सभी बच्चे। ये फोर्स कौन, जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इनके अंदर, वो कौन सा फॉर्मूला है? पर यूनिट लेंथ वाला। उस वैसे ही निकालो, पर यूनिट लेंथ वाला ही, वो अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके मैम। मैम फिर से एक बार बताना, F1 माइनस F3 क्यों किया? F3 माइनस F1 करते। अच्छा ये बताओ मुझे, AB जो लेंथ है उसके अंदर जो फोर्स लगेगा, फॉर्मूला क्या लगाओगे? आई एल क्रॉस बी लगाओगे ना। अगर मैं देख रही हूँ इस लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, आई एल क्रॉस बी। और ऐसे ही Yes, आपके पास DC वाला है, उस पे भी आई एल क्रॉस बी, लेकिन लेंथ तो दोनों में सेम है, करंट भी दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या चीज अलग है? बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। डिस्टेंस के साथ आपको याद हो, बायोट सेवर्ट लॉ से ही आप समझ सकते हो, म्यू नॉट बाय में 4 पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर yes आता है। मैम समझ गई, डिस्टेंस समझ जितना गई। दूरी पे है बी उतना कम हो जाता है। यस मैम समझ तो गई आप आता ऐसे कर सकते हो, F1 माइनस में F3 आपका नेट फोर्स हो जाएगा। ऊपर नीचे जो चीज आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे वाला सब चीजें सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर यहाँ एक एलिमेंट के ऊपर बी देख रहे हो, उतना ही नीचे वाले के एलिमेंट पे बी आ रहा है, तो ये सारा नेट जो है ऊपर और नेट जो नीचे लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैम Yes, ma'am. 4/3 F आंसर 4/3 F 4/3 नहीं है, 2F/3 आएगा। अगर मैं इसको मान लो F यस F मैम 2/3 है। F मान रही हूँ, तो 2F/3 आएगा। कैलकुलेशन गलत हो सबसे पहली वायर AB के ऊपर देखो, फोर्स ऑन AB वायर, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला क्या था अपना? म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनका बीच का दूरी कितना है? L/2। ऊपर क्या आएगा? 2 इंटू में करंट, एक में I है एक में स्मॉल I है, इसमें Yes, कोई ma'am. समस्या किसी को? ठीक है। अच्छा मैं इसको, अभी देखो मैं वैसे ऑप्शंस के हिसाब से होता है, अभी हम मान लेते हैं कि ऑप्शंस में जो L है वो नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे मैं पर यूनिट लेंथ ऐसे दिखा सकती हूँ, राइट? कर सकते हैं ना, मतलब मान लीजिए जो इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस, पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है, तो ये मैंने L से L कैंसिल भी कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा बेटा? ये आएगा म्यू नॉट बाय में 4 पाई, ऊपर चला गया 4 I
और इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं मान लेती हूँ एफ है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? यही आ रहा है ना। अब बात करते हैं हम कौन सी लेंथ के ऊपर, सी डी लेंथ के ऊपर। फोर्स ऑन सी डी यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ वहां कितना लगेगा, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट बाय में 4 पाई। ठीक है, करंट कितना दौड़ रहा है 2I इंटू आई। ये दोनों लेंथ हम क्या देख रहे हैं, देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है। ठीक है, दो करंट कैरिंग पैरेलल रखी हैं आपके पास। अब आप उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह सब देख सकते हो। तो 2I बाय में डिस्टेंस कितना लूं, बस इतनी कहानी थी। मैम L प्लस L/2। 3L/2। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 3L/2। अगर मैं इसको खोलूं जरा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2I 4 कर देते हैं, इसको 2 ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मान लो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये वायर थी CD बाय में लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4I, नीचे क्या बचेगा 3। ठीक है, दिस इज फोर्स यहाँ पर, दिस इज फोर्स ऑन AB यहाँ पर। अच्छा ये बता दो, क्या कुछ ऐसा बन रहा है ये? यस मैम। ठीक यस है, मैम। यानी आप लिख सकते हो, इसको मान लीजिए मैं F मान लूं, ABCD से मेरा पंगा टूट जाएगा। तो FCD कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, F बाय में 3 या FAB बाय में 3। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट जो F आपने लिया है वो F1 था, माइनस में 2/3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा F माइनस में F/3, तो ये हो जाएगा 2F/3। और फिर आप इसमें F की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट बाय 4I। अब इसमें I और I, ये सॉरी 4 और 4 भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2/3। F का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट I स्मॉल I और बाय में पाई। पाई। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, किसको रिपीट कराना है, कहां से रिपीट कराना है? देखो दोबारा से बता देती हूँ। एक लूप रख दिया, एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर रख दिया, उस वायर की वजह से आप लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सकते हो किधर लग रहा है। अब आप लूप पे देख सकते हो फोर्सेस किधर लग रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर हमें पता है कि दो वायर जैसे पैरेलल रखा है, तो जो भी करंट का डायरेक्शन है वो तो बात की कहानी है। दो वायर अगर रखा है पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का ऑन वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय में डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मैंने ये देखा पहले तो F2 और F4 तो कैंसिल ही कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है, डिस्टेंस सेम है, बी भी सेम। बी जो है ऊपर जितना एलिमेंट पे आएगा नीचे उतना एलिमेंट पे आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। बची कहानी किसकी, F1 और F3 की। तो F1 का डिस्टेंस कितना वायर से, L/2, और F3 का डिस्टेंस कितना है वायर से, 3L/2। यही है। अब आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कंपेयर करके आप नेट निकाल लोगे। आपको ये पता है कि F1 जो फोर्स है वो ज्यादा होगा F3 के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, F1 माइनस में F3। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? मैम पाई के साथ L भी आएगा ना। L कैंसिल कर दिया ना बेटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैंने सबकी लेंथ L मानी थी, स्क्वायर है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ L, क्योंकि यहाँ जो सेपरेशन बिटवीन देम है वो मैंने L की फॉर्म में आपको दे रखा है L/2। तो L से L कैंसिल हो गया। नेट फोर्स पूछा उन्होंने, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा। पर यूनिट लेंथ पूछा होता तो फिर आप अलग उसको कैंसिल नहीं करते और वैसे निकालते। ओके मैम। जैसे हमने यहाँ भी निकाला था ना, ये यहाँ पर उन्होंने फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा हुआ है, तो हमने उसको F मान लिया कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को L पुट कर दिया हमने, फिर वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है मैम ये जो डायरेक्शन आई ना फोर्सेस की, मैम डायरेक्शन नहीं समझ आ रही कैसे आ गई, मतलब मैं डायरेक्शन नहीं निकल पा रही मैम मेरे से। डायरेक्शन फोर्स की कैसे आई, देखो फोर्स अभी हमने किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स हम राइट हैंड का इस्तेमाल करके निकालेंगे। ये जो फिंगर्स हैं ये जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पर कहां से कहां जाएंगे, फॉर्मूला क्या था, IL क्रॉस B। L का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, L वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन L से B, L क्रॉस B क्या होता है, L से B जाना, यानी करंट के डायरेक्शन में, या आप बोल सकते हो कि लेंथ के डायरेक्शन में आपने ये पुट किया अपना फिंगर्स, L से B की तरफ गया, L क्रॉस B, क्योंकि B इनवर्ड आ रहा है ना, तो इस पे फोर्स क्या आ गया, बाहर की तरफ।
समझ में आया? आप देखो सीडी के ऊपर देख लो, सीडी के ऊपर करंट नीचे जा रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, लेंथ का डायरेक्शन में कह लो या करंट का डायरेक्शन में अपना फिंगर्स लेके जाइए और एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। आया समझ में? आपको डायरेक्शन के लिए क्या यूज करना है, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। एल से बी की अपने फिंगर्स को घुमाने, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं तो ए से बी घुमाते हैं तो हमारे पास थर्ड जो वेक्टर आता है वो हमारे थंब से मिल जाता है ना, यस मैम। सेम टू सेम। ओके मैम। ओके अच्छा, ये कीजिए फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, आप करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाएं तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मान लीजिए ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, तो फर्स्ट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, करंट मान लो इसमें कुछ भी आई दौड़ रहा है और इसमें भी आई ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप। समझ में आई बात? ये मैम एक बार और। इसको घुमा दिया, ठीक है, ये करंट आपके पास जा रहा है आई ऐसे, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाएं और थंब से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो थंब आपका बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस दिखा रखा है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा के, और फॉर्मूला क्या होता है, आई ए, आई यानी उसमें जो करंट फैल रहा है और जा रहा है, और एरिया लेंथ कितना दे रखा है ए, और एक स्क्वायर है तो आई ए स्क्वायर के कैप हो गया। अभी सेकंड के लिए आप बताओ क्या होगा, आई ही है और ए स्क्वायर तो है ही, डायरेक्शन बताओ, ये m1 ले लो आप और ये m2 हो गया, आई ए स्क्वायर, डायरेक्शन बताओ। जे कैप। यस जे कैप। क्लियर है सबको? रिपीट कर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ये एक लूप अगर है तो करंट की डायरेक्शन में अपने हाथ को रोल कीजिए और थंब से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? अब लूप 1 में करेंगे तो फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है तो आई ए स्क्वायर के कैप हो जाएगा। और नीचे वाले लूप की बात करें तो आपके पास इस तरीके से घूम रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या है, वाई, वाई इज जे कैप। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकाल के बता सकते हो, रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास, एम नेट कितना निकलेगा, वो आएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में 2m1 m2 कोस थीटा। बता दो डायरेक्शन थीटा कितना हो जाएगा इसमें, 90, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 आई ए स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट है, ये तो मैग्नीट्यूड्स होते हैं ना, जे और के से डायरेक्शन मिलता है, तो आई ए स्क्वायर प्लस में आई ए स्क्वायर यानी कि ट्वाइस क्या आएगा, ये आई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में आई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये रूट 2 आई ए स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। यस। ठीक है, अब ये बताओ, करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से क्या ऑप्शन होगा, इतना तो नहीं सोचना था बेटा। टॉर्क देखो, टॉर्क क्या था, m क्रॉस b, p क्रॉस c जैसे था, वैसे यहाँ क्या m क्रॉस b m b साइन थीटा, यानी थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉर्क का वैल्यू 0 होगा नहीं होगा, 90 अगर है तो मैक्सिमम है, 0 180 पे टॉर्क का वैल्यू क्या जाता है, 0 जाता है, जिनमें से एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है। अब बता दो, मैंने सारी चीज बता दी आपको। डी कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम जो 0 डिग्री वाला होता है और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री वाला, तो ये हो जाएगा आंसर। ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स अनस्टेबल नहीं होता। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, नो। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशंस, देखो टॉर्क 0 भी होता है, तो कोई जरूरी नहीं है टॉर्क लग रहा है सभी ओरिएंटेशंस में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। ठीक है,
हाँ जी, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। ओके, और आज आप लोगों को एक प्रॉब्लम आया है।